नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण प्रताप सिंह और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सिलेबस में। और हम आपको मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के लिए पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से प्रश्नों के स्तर को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से अपनी आगामी परीक्षा के लिए एक बेहतर तैयारी के साथ इस प्रश्न पत्र को पास करने के लिए एवं आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में शामिल होने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो अभी हमने सेट की जो परीक्षा हो चुकी हैं 2022 में हुई थी, 2024 में हुई थी। तो 2022 के प्रश्न पत्र को हमने दो भागों में 50-50 के क्वेश्चन के सेट में वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। तो अगर आप उनको नहीं देखा है तो आप उनको देखें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें या फिर इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई बार हम जो यूजीसी नेट की परीक्षा होते हैं उसको कुछ मार्क्स से उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि मेरा उसमें विशेष अनुभव रहा है, मैंने उन परीक्षाओं को काफ़ी नज़दीकी से समझा है। कई बार पॉइंट से भी हम रुक जाते हैं और कट ऑफ को पास नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए सेट परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको इन प्रश्न पत्रों के माध्यम से समझने को मिलेगा कि कहाँ हमको गलती नहीं करनी है, प्रश्नों के स्तर को कैसे समझना है। यदि कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं तो उनको गलत नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम 2024 के सेट के प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में। जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या रहा ये प्रश्न पत्र, उसका लेवल क्या था। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। यह कथन किसका है? तो स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। यानी यह कथन क्या कहना चाह रहा है? कथन कह रहा है कि अगर स्वतंत्रता किसी की ख़त्म होती है, अगर उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, उसका कोई रक्षक नहीं है, तो वह वास्तव में स्वतंत्रता वास्तविक नहीं है। वो जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो दिए गए, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है, उनका कोई शोषण करता है, तो व्यक्ति कम से कम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जा सकता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 तो स्पष्ट करता है कि भाई सरकार उसके लिए जवाबदेह है। तो यह कथन किसका है? H.J. लॉस्की, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, जॉन रॉल्स। तो H.J. लॉस्की ने स्वतंत्रता के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण विचार दिए हैं और यह कथन भी H.J. लॉस्की का है। तो हमको ऐसे कुछ कथन को भी याद करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जेम्स ब्राइस ने 4 प्रकार की समानता का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से उनके द्वारा शामिल नहीं किया गया? देखिए मित्रों, कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि क्या नहीं है, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो हमको प्रश्न पत्र के प्रेशर में कई बार हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसलिए प्रश्न को काफ़ी सटीकता से पढ़ना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शन है नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, प्राकृतिक समानता, फिर है कानूनी समानता। तो समानता के प्रकार में जो जेम्स ब्राइस ने कानूनी समानता को शामिल नहीं किया है, जबकि नागरिक, राजनीतिक और प्राकृतिक समानता को उसने शामिल किया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे काल्पनिक समाजवादी नहीं माना जाता है? काल्पनिक यानी यूटोपियन, यानी कि वो आदर्शवादी या कुछ एकदम स्पष्टतः निश्चित ढांचे की बात करेगा, वो कि समाजवाद ऐसा ही होना चाहिए। तो ऑप्शन है इसमें रॉबर्ट ओवन, डेविड मैक्लिलन, चार्ल्स फूरियर, पीजे प्रोधा। यानी इनमें से कौन काल्पनिक समाजवादी नहीं है?
तो इसमें रॉबर्ट ओवन तो है, चार्ल्स फूरियर भी है, पीजे प्रूधा भी है, लेकिन डेविड मैकक्लेलन इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, एंथोनी डी कैस्पेग्नी ने शक्ति सिद्धांत को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उस श्रेणी का हिस्सा नहीं है? एंथोनी डी कैस्पेग्नी शक्ति सिद्धांत को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो ये श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? बलपूर्वक शक्ति, प्रतिक्रियात्मक शक्ति, तानाशाही शक्ति, आकर्षक शक्ति। तो इसमें जो तानाशाही शक्ति है उसको शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका, न्याय एक शाश्वत या पूर्ण अवधारणा है और सत्य की तरह यह परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, अचूक है और कुछ विशिष्ट नियमों द्वारा शासित होता है। न्याय के इस विचार को कौन समर्थन करता है? ऑप्शन है प्लेटो, ऑगस्टाइन, एक्विनास या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी नंबर। न्याय एक शाश्वत या पूर्ण अवधारणा है और सत्य की तरह यह अपरिवर्तनीय, अचूक है और कुछ विशिष्ट नियमों द्वारा शासित होता है। यदि हम किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है और उसके आंसर में उपरोक्त सभी है तो 50% से अधिक चांसेस होते हैं कि वो है जो उसका आंसर होगा उसका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 56, किसी व्यक्ति के अस्तित्व के सामाजिक आयाम को किसके न्याय सिद्धांत में रेखांकित किया गया है? किसी व्यक्ति के अस्तित्व के सामाजिक आयाम को किसके न्याय सिद्धांत में रेखांकित किया गया है? इसके ऑप्शन है अरस्तु, रॉल्स, मार्क्स, हॉब्स। तो सामाजिक आयाम, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जॉन रॉल्स। यानी जॉन रॉल्स ने किसी व्यक्ति के अस्तित्व के सामाजिक आयाम को न्याय सिद्धांत में रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक लोकतंत्र शब्द किसने गढ़ा? रुडोल्फ, मार्क्स और एंजल्स, सिडनी और ब्रिटाइस बेब, एलिनोर और विंसेंट ऑस्ट्रोम। तो औद्योगिक लोकतंत्र शब्द गढ़ा है सिडनी और बीट्राइस बेब ने। इसको याद कर लें आप। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उसकी पुस्तक सुमेलित नहीं है? देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग सकते हैं कि ये तो हमसे बनेगा नहीं, तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पेपर में हमको 100 में 100 सही नहीं करना है। हमको इस पेपर में लगभग 70% क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि इसका जो 50 क्वेश्चन का जनरल स्टडी का पेपर होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, मैथ, रीजनिंग और उच्च शिक्षा संबंधी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, तो उनको मिला के हमको अगर उसमें 30 मार्क्स हम उसमें ले आते हैं और वो स्कोरिंग होता है, जबकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि हम जब सेट या नेट की परीक्षा देते हैं तो हम उसकी शुरुआती नॉलेज में रहते हैं, हम कोई विशेषज्ञ नहीं बन जाते हैं। वो जब उत्तीर्ण करने के बाद हम जब निरंतर तैयारी करते हैं तब हम पारंगत होते हैं किसी विषय में। तो आपको घबराना नहीं है। आप इस प्रश्न पत्र में 70 मार्क्स के आसपास 70 क्वेश्चन करीब सही करें और उसमें आप 30 क्वेश्चन का टारगेट बनाएं, तो आप 100 मार्क्स जब लाएंगे तो 100 मार्क्स में आपका 100% सेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी। तो आप निरंतर अपनी तैयारी को बनाए रखिए और क्वेश्चंस को, अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उसकी पुस्तक सम्मिलित नहीं है? तो जॉर्ज कैली, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स। नेक्स्ट है मैरी वॉल्स्टोनोक्राफ्ट, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये पुस्तक पूछी जाती है। जेएस मिल, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। मिल जो थिंकर है ये नारीवादी विचारक से काफ़ी साम्यता रखता है और इसने स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण
योगदान दिया है। तो कई बार हम चूक जाते हैं कि जेएस मिल तो भाई स्त्री संबंध में शायद ये ना होगा, लेकिन मिल स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, नारीवाद विचारधारा से जुड़ा हुआ है। फिर है आपका ऑप्शन डी, सीला रोबोथम बेब्स ऑफ फेमिनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सुमिलित नहीं है। सीला रोबोथम बेब्स ऑफ फेमिनिज्म, बाकी सब तीनों सुमिलित हैं। निम्नलिखित में से किसी उत्तर आधुनिकतावाद का अग्रदूत माना जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद, इसमें है आपका फ्रेडरिक नीत्शे, माइकल फौकॉल्ट, मार्टिन हेडेगर और जैक्स डेरेंडा। जैक्स डेरेंडा विखंडनवाद की बात करता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे ये भागवाद को काफ़ी नकारता है और ये कहता है कि ईश्वर मर गया है। ईश्वर मर गया है वो इसलिए बोलता है कि अगर आप ईश्वर के भरोसे बैठोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि विज्ञान और आधुनिकता ये आविष्कार और तर्क पर आधारित है, इसको सबूत चाहिए। इसलिए फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि ईश्वर मर गया है या ईश्वर खो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पतंत्र का लौह कानून का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ऑप्शन है सी डब्ल्यू मिल्स, बी पेरेटो, जी मोस्का, आर मिसेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट मिसेल्स यानी आर मिसेल्स। ये जो ओलिगार्की है, अल्पतंत्र का लोह नियम है, जिनको हम अभिजनवाद भी कहते हैं। तो अभिजन क्या होते हैं? अभिजन का मतलब होता है कि समाज के कुछ जो उच्च स्तरीय संस्थाएं हैं वहाँ पर कुछ लोग ही शासन करते हैं। समाज में कुछ लोग ही, कुछ संख्या में, बहुत ही सूक्ष्म संख्या में वह शासन में हमेशा उच्च पदों पर रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मुट्ठी भर लोग लोकतंत्र में भी शासन कर रहे हैं, वो किसी एक परिवार के लोग हैं। डेमोक्रेसी भले ही जनता का शासन हो, लेकिन जनता, पूरी जनता शासन नहीं करती है। वो एक आदर्शवाद के रूप में हम कहते हैं कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा। लेकिन प्रैक्टिकली रूप से आप देखिए तो कौन लोग नेता बन रहे हैं, कौन लोग न्यायपालिका में शीर्ष पदों पर हैं, यानी जो वहाँ पर न्यायपालिका में पहले से है वही लोग फिर अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। ठीक वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस सही विकल्प को चुनिए जो रूसो द्वारा लिखी गई इन पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में दिखाता है। ओके, देखिए इनके प्रश्नों के जो इनकी पुस्तक हैं, रूसो की पुस्तक जो लिखी गई हैं, इनका वो क्रम पूछ रहा है। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना इसको। तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन सी। इसमें आपका पहले होगा इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है, फिर है दी इमाइल, फिर है आपका लेटर्स दी लॉ मॉन्टेन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, जो कि 1762 में रूसो द्वारा लिखी गई थी। कुछ महत्वपूर्ण जो थिंकर हैं उनकी किताबों का क्रमशः याद कर लें तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है, दो कॉलम हैं, एक कॉलम में न्याय पर प्रसिद्ध वक्तव्य हैं और दूसरे कॉलम में प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिकों का नाम है। इन दोनों कॉलम को इस आधार पर मिलाइए कि किस राजनीतिक दार्शनिक ने कौन सा वक्तव्य दिया है। पहला है आपका, न्याय शक्तिशाली का हित है या फिर शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये होगा आपका थ्रेसिमेकस। फिर है, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। ओके, तो थ्रेसिमेकस। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, पहला का तीसरा हो जाएगा
और न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है, इसका हो जाएगा पॉलीमार्कस। न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, एक परंपरा की उपज है, इसका हो जाएगा ग्लूकॉन। न्याय शक्तिशाली, ऋषिमेकस हो जाएगा ये। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, जॉन स्टुअर्ट मिल रचित निम्नांकित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है आपका द सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसे ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयुक्तवाद। 63, तो इसका द सिस्टम ऑफ लॉजिक 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। जॉन स्टुअर्ट मिल का एक कथन है, ग्रंथ है। 64, मार्क्सवादी चिंतन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनमें से किससे प्रेरित होकर लिया गया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन है ब्रिटेन का राजनीतिक अर्थशास्त्र का ज्ञान, जर्मनी में विकसित शास्त्रीय दर्शन, फ्रांस की क्रांतिकारी परंपराएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मार्क्सवादी चिंतन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिया है वह लिया है जर्मनी में विकसित शास्त्रीय दर्शन से। नेक्स्ट है 65, थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में निम्नांकित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? थॉमस हॉब्स क्या कह रहा है? थॉमस हॉब्स के अनुसार राजतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। जी हाँ, हॉब्स का संप्रभु कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं है। जी राइट। उनके अनुसार शासन में अस्थिरता लोकतंत्रात्मक शासन की समस्या है। राइट। सभी धर्माधिकारी राजकीय कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? धर्माधिकारी तो भाई राजकीय कानूनों को मानेंगे, ऐसा उसने नहीं कहा है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लॉक के राज्य की प्रकृति थी सीमित राज्य, वैधानिक राज्य, सहिष्णु राज्य। तो इसकी उपरोक्त सभी सीमित, वैधानिक, सहिष्णु राज्य लॉक के राज्य की प्रकृति थी। कार्ल मार्क्स ने एंजल के साथ मिलकर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा वह कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1848 में। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट है मैरी वोल्स्टोक्राफ्ट के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है वह पश्चिमी देशों में आधुनिक नारी अधिकार आंदोलनों की नींव रखने वाली मानी जाती है। उन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की रचना की, जो कि नारीवाद पर एक शास्त्रीय रचना मानी जाती है। वह एक मार्क्सवादी नारीवादी थी। उन्होंने द राइट्स ऑफ मैन फ्रांसीसी क्रांति का पक्ष लेते हुए लिखा। तो कौन सा कथन सही नहीं है? वह एक मार्क्सवादी नारीवादी नहीं थी। ओके, मैकियावेली का प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 1513, 1532, 1533, 1535। तो मैकियावेली दोस्तों पहले गणतंत्र का काफ़ी समर्थक था, लेकिन वह समझ चुका था कि इतना कोई योग्य व्यक्ति नहीं रहेगा जो गणतंत्र के लिए मान्यता मिल जाए उसको। बाद में राजतंत्र के लिए इसका झुकाव हो जाता है, इसलिए उसने द प्रिंस लिखी थी। 69, मैकियावेली जो कि एक यथार्थवादी विचारक है और कौटिल्य को भी भारत का मैकियावेली कहा जाता है। 69 इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 1532 में द प्रिंस लिखी गई थी। क्वेश्चन है राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जॉन रॉल्स द्वारा 1981 में थ्योरी ऑफ जस्टिस ग्रंथ प्रकाशित किया गया। रॉल्स ने समाज में वितरणात्मक न्याय की समस्या को
हल करने का प्रयास किया। यानी रॉल्स का क्या है, वितरणात्मक न्याय है, लेकिन ये 1981 में प्रकाशित नहीं हुआ है, जॉन रॉल्स। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 2। कौटिल्य ने अपनी शास्त्रीय रचना अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सप्तांग सिद्धांत, जिसमें राजा, अमात, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र, ये 7 सिद्धांत दिए थे जो किसी भी राज्य और किसी व्यक्ति के अंगों से उसमें साम्यता स्थापित करता है। वो 71 का प्रथम अधिकरण, पंचम अधिकरण, षष्ठ अधिकरण, 15वां अधिकरण। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका षष्ठ अधिकरण में इसको दिया गया है। किसको? सप्तांग सिद्धांत को, 6वां अधिकरण, ध्यान रखें इसका। फिर आपका पंडिता रमाबाई को निम्नांकित में से किस धारा का विद्वान माना जाता है? मानववादी धारा के विद्वान, भारत में शुरुआती नारीवाद की धारा की अग्रणी विद्वान, आदर्शवादी धारा की अग्रणी विद्वान, इस्लामी विचारधारा की अग्रणी विद्वान। तो इसको भारत में शुरुआती नारीवाद की धारा की अग्रणी विद्वान इनको माना जाता है। ओके, इन्होंने शिक्षा संबंधी भी काम किए हैं, विधवा महिलाओं के लिए भी काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 73, तो इसका तिलक को उनके इस कथन के लिए जाना जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए समर्पित ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना में सहयोग किया। तिलक ने 2 साप्ताहिक मराठी में केसरी और अंग्रेजी मराठा की शुरुआत की। बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन सही है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, होम रूल वाला क्वेश्चन आया था पिछले पेपर में 2022 में, उसने इसको वहाँ से उठा लिया। तिलक भारतीयों को राष्ट्रीयता की शिक्षा देने के लिए पाश्चात्य प्रणाली के स्कूल कॉलेजों को खोलने के खिलाफ थे। नहीं भाई, ये आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, और आधुनिक शिक्षा से ही हमारे देश में राष्ट्रवाद जागृत हुआ था, क्योंकि लोग जागृत हुए, वह विदेशों में पढ़कर चीज़ों को समझकर वहाँ के प्रशासन को समझ कर आए थे। इसलिए फिर उन्होंने यहाँ पर क्रांति की, लोगों को जागरूक किया, नए नए स्कूल खोले, कानून की शिक्षा ग्रहण की। और सभी लोग उस समय आप देखते हैं ना, सभी जो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता हुए हैं वो कोई वकील था, कोई बैरिस्टर था, तो ये लोग तो सब पढ़े लिखे लोग थे। इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी ऑप्शन बी फॉर बॉल। ओके, नेक्स्ट आपका, जब किसी व्यक्ति को दुनिया के साथ अपने रिश्ते का एहसास नहीं होता है तो वह एक जेल घर में रहता है जिसकी दीवारें उसके लिए पराई हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं, वो केवल राष्ट्रवाद को एक संकीर्ण अवधारणा के रूप में देखते हैं और बोलते हैं कि मानवता की बात करिए, सभी देशों की बात करिए, केवल राष्ट्रवाद नहीं, अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं। तो दुनिया के साथ रिश्ते को देख रहे हैं। ओके, पेरियार के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन में बी डी सावरकर आ रहा है, तो आप मुझे बताएं कि बी डी सावरकर की वर्तमान में प्रतिमा गृह मंत्री और जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत जी, उनके द्वारा कहाँ स्थापित की गई है? अभी 2 दिन पहले स्थापित की है। अगर आप न्यूज़ में पढ़े लिखे होंगे या सुना होगा, कहीं ध्यान दिया होगा, तो बताएंगे जरूर। दोस्तों, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और इससे आपको कुछ स्पेशल कंटेंट मेरे द्वारा मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चैनल छोटा है, उसको सब्सक्राइब अभी भी कम ही लोग किए हैं,
किंतु मुझको लगता है कि आपको एक बेहतर अनुभव से रूबरू होने का मौका मिलेगा, इसलिए जुड़े रहें। क्वेश्चन 75, पेरियर के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका पहला कथन है, उन्हें पेरियार संबोधन उनके प्रशंसकों एवं अनुयायियों द्वारा दिया गया। ये तो सही है। पेरियार का अर्थ है महान पिता अथवा अत्यंत सम्मानीय, बिल्कुल सही है। पेरियार ने समाज में असमानता और सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए एक सत्याग्रह आरंभ किया। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म पर आक्रमण के लिए स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। तो ये सभी चारों कथन सत्य हैं। फिर आपका लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी? तो भाई जब रेडिकल शब्द आ जाए तो समझ जाओ कि एम.एन. रॉय का नाम आएगा। क्योंकि यह मार्क्सवाद से प्रेरित थे, भौतिकतावादी मानसिकता से इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने नव मानववाद की थ्योरी भी दी थी, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ओके। फिर आपका बी.डी. सावरकर ने अपनी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियों को निम्नांकित में से किस स्थान से जारी रखा था? तो इंडिया हाउस लंदन से इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रवादी गतिविधियों को जारी रखा था, बी.डी. सावरकर। इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की बात की है और काफ़ी चर्चित रहते हैं, इनके बारे में काफ़ी डीपली पढ़ें। क्वेश्चन 78, निम्नांकित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत का भाग नहीं है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से। ऑप्शन है, एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान, राइट। अनाक्रमण, राइट। एक दूसरे के धर्म और विश्वास के प्रति सम्मान, तो भाई ये इसमें शामिल नहीं होगा, जबकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग शामिल होगा, ऑप्शन सी। निम्नांकित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी? इसमें आ जाएंगे आपके जेपी जयप्रकाश नारायण। ओके, दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो संपूर्ण क्रांति की थी पटना के गांधी मैदान से, उसमें भी इस व्यक्तित्व का नाम आता है, जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसमें आपका हो जाएगा 1951, 1961, 1964, 1967। तो इसमें हो जाएगा आपका 1967। 1967 में दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन तार्किक चयन संस्थागत दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? सभी चयन संस्थाएं स्वार्थी होती हैं। संस्थाएं सामूहिक कार्यवाही संबंधी दुविधाओं को हल करने के लिए होती हैं। यह अपने दृष्टिकोण में आगमनात्मक है। संस्थाओं की उत्पत्ति किरदारों के बीच स्वैच्छिक कार्यवाही के कारण होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अपने दृष्टिकोण में आगमनात्मक नहीं है। निम्नलिखित में से किसने नागरिक संस्कृति को लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी? तो नागरिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं ग्रेवियल आलमंड एंड सिडनी वर्मा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सिविक कल्चर 1963 में, इसका ध्यान रखें आप। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से उपनिवेशवाद की विशेषता का चयन कीजिए। उपनिवेशवाद, तो श्रमिकों का समान विनिमय और उत्पादकता, संपदा का बहिर्गमन एवं राजनीतिक आधिपत्य। तो इसमें आपका ऑप्शन सी, ये दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति के जनक कौन थे? तो भाई ये अरस्तू है।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके M.J.C. विले। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें इसका, M.J.C. विले। अगला प्रश्न है, आधुनिक कैडर पार्टी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा दी गई थी? तो फेमस है भाई, मॉरिस डुवर्जर। जो आजकल राजनीतिक पार्टी चल रही ना, इसकी अवधारणा मॉरिस डुवर्जर द्वारा दी गई थी। किसने कहा दबाव समूह ऐसे अभिवृत्ति समूह हैं जो समाज के अन्य समूहों पर कुछ दावे करते हैं? ये परिभाषा पूछ ली है उसने। तो यह कहता है डेविड ट्रूमैन। डेविड ट्रूमैन कहता है कि दबाव समूह ऐसे अभिवृत्ति समूह हैं जो समाज के अन्य समूहों पर कुछ दावे करते हैं। लेसच फेयर शब्द किस प्रकार के राज्य की अवधारणा से जुड़ा है? तो लेसच फेयर का मतलब होता है यानी कि आप वहां पर हस्तक्षेप ना करें, न्यूनतम हस्तक्षेप करें। ओके, तो ये होगा आपका कल्याणकारी राज्य। इसका आंसर हो जाएगा 88 का कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है आपका मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत किस पाश्चात्य विचार से संबंधित है? मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, ये आपका इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, तो भाई ये जर्मनी का था ना मैक्स वेबर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा लिखित किताब को चुनिए। सैमुअल पी हंटिंगटन ये कहता है द थर्ड वेव। ये वेव क्या है भाई? ये लोकतंत्र आने की वेव की बात कर रहा है कि किन किन क्षेत्रों में, महाद्वीप के किन देशों में, एशिया महाद्वीप के कौन से देश में कब लोकतंत्र आया, फिर लोकतंत्र कहाँ चला गया, क्योंकि लोकतंत्र कुछ देशों में आया भी है, फिर कहीं कहीं ख़त्म भी हो गया। ओके, तो सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा लिखित किताब कौन सी है? द थर्ड वेव। जो एशियन ड्रामा पुस्तक है किसकी है? गुरनार मिर्डल की। गुरनार मिर्डल। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, तो एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है ना, ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 5 सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए, 5 सदस्य 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए, 10 सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए, 10 सदस्य 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाई, ये 4 तो होगा नहीं क्योंकि 2 साल के लिए होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए। देखिए उसमें केवल 5 सदस्य जो हैं स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिसमें आपका अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केनेथ बाल्टज द्वारा नव यथार्थवाद पर लिखी गई है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भैया, क्वेश्चन आया हुआ है पिछले पेपर में 2022 में। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। देखिए इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुराने प्रश्न पत्रों को अगर हम डीपली पढ़ते हैं तो 10-20 प्रश्न हमारे जो एक्स्ट्रा सही हो जाते हैं, और किसी भी परीक्षा को कट ऑफ को पास करने के लिए हमको एक एक प्रश्न की ज़रूरत होती है। मित्रों, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और वीडियो देखने के बाद भी बच्चे या जो हमारे साथी हैं वीडियो को लाइक नहीं करते तो कृपया ऐसा ना करें। आपके एक लाइक से किसी व्यक्ति का मोटिवेशन बढ़ सकता है। नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ
आयोजित हुआ था? प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक संगठन है जो विश्व के व्यापार को रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई, और इसने गेट्स का स्थान लिया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1947-48 में हुई थी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर में प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में युद्धबंदियों के व्यवहार के संबंध में नियम स्थापित किए गए? युद्धबंदियों के व्यवहार के संबंध में नियम स्थापित किए गए थे आपके? पेरिस घोषणा 1856, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 1899, हैग सम्मेलन 1907, जिनेवा कन्वेंशन 1949। ओके, इसलिए युद्धबंदियों को हम ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर कोई देश किसी पर हमला करके उनके सैनिकों को कब्जा कर ले तो उनको क्षति एक सीमा से अधिक नहीं हो सकती है। उनका सम्मान, उनकी गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। नेक्स्ट है 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 2001 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा पारित 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या थे? संकल्प 1368 एवं 1373, संकल्प 1365 एवं 1370, संकल्प 1362 एवं 1367, संकल्प 1359 एवं 1364। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, संकल्प 1368, 1373। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आदर्शवाद द्वारा निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन इसके संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना, सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बनाने के लिए युद्ध की आवश्यकता, मानव अधिकार को प्रोत्साहन। तो इसमें किसका समर्थन नहीं किया जाता है आदर्शवाद में? भाई जब आदर्श की बात होगी तो युद्ध कहाँ से आ जाएगा? युद्ध तो नहीं होगा ना वहाँ। नेक्स्ट है आपका शक्ति की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता ही शक्ति है। बिल्कुल है भाई। शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इनके मध्य का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। बल प्रयोग कर शत्रु को परास्त करना ही शक्ति है। शक्ति अपनी इच्छानुसार अन्य राज्यों के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है। तो इसमें शक्ति का जो कथन है वह है ऑप्शन सी, यह कथन गलत है। शत्रु को परास्त करना ही शक्ति नहीं है। अगर आप किसी पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं तो वो भी एक शक्ति है। इसके अलावा किसी पर नियंत्रण करते हैं तो भी शक्ति है। अन्य राज्यों को प्रभावित करने की, जो कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में विश्व में जो टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं, ये भी एक शक्ति का प्रकार हो सकता है। आर्थिक शक्ति, अपने आप को प्रभावी दिखाना, दूसरे राज्यों को, स्टेटों को, देशों को दबाना ताकि वो हमारे अनुकूल व्यापार करें, ये भी एक शक्ति है, जिसको सॉफ्ट पावर बोल सकते हैं। भाई बिना लड़ाई के भी हम देशों को अपने अनुसार काम करने के लिए व्यवस्था कर दें। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा की मान्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन इसके सभी राष्ट्र इस बात पर एकमत होंगे कि कौन सा राष्ट्र आक्रामक है। आक्रामक को रोकने में सभी की समान रुचि होती है। राष्ट्रों को आपस के मतभेदों को दूर कर आक्रमणकारी के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो सामूहिक सुरक्षा की मान्यताओं में सभी कथन ये सत्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर राष्ट्रों द्वारा किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे? तो भाई इसके जो हस्ताक्षर किए गए थे, ये फेमस है आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। इसमें 51 राष्ट्रों ने साइन किए थे। इसमें पोलैंड भी शामिल था और भारत को भी इसका संस्थापक सदस्य माना जाता है। फिर आपका 100 क्वेश्चन, हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और यह क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो भाई इसके थे आपके ट्रिकवेली। तो इस प्रकार हमने 2024 के MP सेट पॉलिटिकल साइंस के 50 प्रश्नों को पूरा किया है और अगले वीडियो में अन्य 50 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे।
और 11 जनवरी तक आपको कुछ महत्वपूर्ण, इसके अलावा मैं आपको जो एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए हैं अभी हालिया 2 वर्षों के प्रश्न पत्र आपको इसमें सॉल्व करके डाल देंगे। आप उसको रिवीजन कर लें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।